हर एरा का एक गैंगस्टर होता है, एक ऐसा गैंगस्टर जो अपनी बैटिंग से नहीं, अपने एग्रेशन, स्लेजिंग और कंट्रोवर्सी से पूरी दुनिया पे राज करता है। एक बंदा जो वर्ल्ड कप जीतने का मास्टर था, एक कैप्टन जिसे हार मंजूर नहीं थी, पर ये कहानी सिर्फ एक चैंपियन की नहीं, एक ऐसे क्रिकेटर की है जो हर अपोजिशन के लिए एक सबसे बड़ा नाइटमेयर था। रिकी पॉन्टिंग, क्रिकेट का सबसे बड़ा गैंगस्टर, एक लड़का जो तस्मानिया के छोटे से शहर से उठा और दुनिया का सबसे एग्रेसिव और फियर्ड कैप्टन बन गया। मगर एक गैंगस्टर की कहानी सिर्फ उसकी जीत से नहीं, उसके कंट्रोवर्सीज, फाइट्स और डाउनफॉल से भी लिखी जाती है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम देखेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जो लेजेंड भी था और गैंगस्टर भी। इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जो एक छोटी सी जगह से आता है, क्रिकेट का सिर्फ एक सपना देखता है, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक अनस्टॉपेबल मशीन चल रही हो। ये कहानी है रिकी पॉन्टिंग की, जो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक गैंगस्टर था। तस्मानिया की एक छोटी सी जगह से आने वाला ये लड़का सिर्फ 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अक्सर लोग सोचते हैं कि जितने अर्ली डेब्यू करे उतनी जल्दी सक्सेस मिलती है, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? 1992 में पॉन्टिंग का डेब्यू होता है और इसके शॉट्स देखकर पूरी क्रिकेट दुनिया शॉक में थी। पर दोस्तों क्रिकेट सिर्फ एक टैलेंट का गेम नहीं है, यह एक साइंटिफिक बैटल भी है। टैलेंट और टेक्निक जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है मेंटल टफनेस। एक बैट्समैन का बैटिंग स्टैंस, फुटवर्क, रिएक्शन टाइम और एग्रेशन डिटरमाइन करता है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा। और रिकी पॉन्टिंग का आई हैंड कोऑर्डिनेशन और बैट स्पीड दुनिया के सबसे तेज बैट्समैन में से एक मानी जाती है। जब कोई एक नए लेवल पे जाता है तो एक सिंपल प्रिंसिपल अप्लाई होता है, एडेप्ट और पनिश। पॉन्टिंग के लिए भी ये सेम ही था। एक तरफ उसका एग्रेसिव गेम प्ले था, दूसरी तरफ एक्सपीरियंस बॉलर्स जो हर एक वीकनेस को टारगेट कर रहे थे। He was quick. एक समय आया जब पॉन्टिंग का फॉर्म इतना फ्लक्चुएट करने लगा कि क्रिटिक्स कहने लगे इस लड़के में इंटरनेशनल क्रिकेट का टेम्परामेंट नहीं है। मगर दोस्तों यही वो फेस था जो एक एवरेज प्लेयर और एक लेजेंड के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। क्रिकेट में एक कॉन्सेप्ट होता है चोकिंग अंडर प्रेशर। ये वो स्टेज होती है जब प्लेयर का माइंड उसको डोमिनेट करने लगता है, वो कॉन्फिडेंट शॉट्स खेलने से डरता है। और यही पॉन्टिंग के साथ भी हो रहा था। 1999 क्रिकेट का एक गोल्डन इरा। मगर दोस्तों इसी साल एक कंट्रोवर्सी होती है जो पॉन्टिंग का करियर खत्म भी कर सकती थी। एक नाइट क्लब, एक बार फाइट। पॉन्टिंग को इंजरीज होती है, मीडिया आउटरीच होता है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल रूल अप्लाई होता है, क्राइसिस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने पॉन्टिंग को दो रास्ते दिखाए, या तो वो कंट्रोवर्सीज में डूबे रहेंगे या इसे सीख कर अपने करियर का एक नया चैप्टर लिखेंगे। क्रिकेट का बिगेस्ट स्टेज 1999 वर्ल्ड कप, और यहाँ से शुरू होती है पॉन्टिंग 2.0 की कहानी। दोस्तों किसी भी बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर और परफॉर्मेंस का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जो जितना प्रेशर हैंडल करेगा वो उतना बड़ा प्लेयर बनेगा। और दोस्तों फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट पॉन्टिंग की तरफ से एक गेम चेंजिंग नॉक आती है। पॉन्टिंग ने सिर्फ भले ही 49 रन बनाए हो, मगर ये इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम शिफ्ट कर देती है। दोस्तों ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये रिकी पॉन्टिंग के एग्रेशन का सबसे बड़ा जवाब था। एक लड़का जो कंट्रोवर्सीज में था अब एक मैच विनर बन चुका था। मगर असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक क्रिकेटर का असली टेस्ट कब होता है? जब प्रेशर हो, एक्सपेक्टेशंस हो और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल हो, क्या ये बंदा लेजेंड बन सकता है? ये कहानी है रिकी पॉन्टिंग के उस मोमेंट की जब उसने दुनिया को बताया कि वो सिर्फ एक मैच विनर नहीं, एक चैंपियन है। 2001 एशेज सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, ये एक वॉर था। पर इसी सीरीज में रिकी पॉन्टिंग ने वो कर दिखाया जो सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही कर सकते हैं, प्रेशर में खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाना। इस सीरीज में पॉन्टिंग का एवरेज 50+ का था, मगर सबसे बड़ा नॉक आया हेडिंगली टेस्ट में, जहां उन्होंने 144 रन्स की एक ऐसी काउंटर अटैकिंग इनिंग खेली जो क्रिकेट हिस्ट्री में अमर हो गई। दोस्तों एक चैंपियन माइंडसेट का यही डिफरेंस होता है, जब अपोजिशन तोड़ना चाहती है तभी आप और ज्यादा मजबूत बन के सामने आते हो। इस एशेज सीरीज ने एक नया रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सामने ला दिया, एक एग्रेसिव, फियरलेस और डोमिनेंट क्रिकेटर। अब आता है क्रिकेट का बिगेस्ट बैटलफील्ड 2003 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया का एक ही मिशन था, वर्ल्ड चैंपियंस का टाइटल रिटेन
बॉलिंग करना। मगर यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। स्टीव वॉक के रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया के नए लीडर कौन होंगे, ये सवाल हर जगह छाया हुआ था और जवाब आया रिकी पॉन्टिंग। मगर क्या एक एग्रेसिव बैट्समैन एक सक्सेसफुल कैप्टन बन सकता है? इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल तक पहुंचती है। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। पॉन्टिंग के सामने था इंडिया का सबसे स्टेबल बैटिंग और बॉलिंग अटैक। बट जब एक क्रिकेटर पीक कॉन्फिडेंस में होता है तो वो सिर्फ एक चीज देखता है, विक्ट्री। इस फाइनल में रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन सिर्फ 121 बॉल्स में बनाए और ऑस्ट्रेलिया को एक मैसिव टोटल तक ले गए। इंडिया का हर बॉलर हेल्पलेस दिख रहा था और पॉन्टिंग की हर शॉट्स जैसे एक स्टेटमेंट थी, मैं दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन हूं। और इसी के साथ रिकी पॉन्टिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बन गए। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह उनका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन था, एक मैच विनर से एक चैंपियन लीडर बनने का। 2004 में पॉन्टिंग को ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया का फुल टाइम कैप्टन बना दिया गया। एक सक्सेसफुल कैप्टन वो होता है जो टीम को सिर्फ स्किल से नहीं, माइंडसेट से भी डोमिनेट करना सिखाए और पॉन्टिंग ने भी यही किया। उन्होंने एक ऐसी टीम बिल्ड की जो सिर्फ मैचेस नहीं, मेंटल बैटल्स भी जीत सकती हो। मगर हर एक चैंपियन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है जब वो हार का सामना करता है। 2005 एशेज, ये सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट की नहीं, एक माइंड गेम की भी थी। इंग्लैंड ने पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया को हराकर हिस्ट्री लिख दी। मगर दोस्तों, एक असली चैंपियन कभी हार नहीं मानता, बल्कि वो उस हार से सीखता है। पॉन्टिंग के लिए यह एक वेकअप कॉल था। उन्होंने अपने कैप्टेंसी स्किल्स को और बेहतर बनाया। असली चैंपियन वो होता है जो हर हार से सीखे और कमबैक करे। और जब 2006 एशेज ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पे होने वाली थी, तब सिर्फ एक ही मिशन था, बदला लेना। और फिर आता है ब्रिस्बेन का फर्स्ट टेस्ट मैच। पहली बॉल से ही ऑस्ट्रेलिया का एग्रेशन दिख रहा था। ग्लेन मैकग्राथ, शेन वॉर्न, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर सब एक मिशन पे थे। दोस्तों, ये हिस्ट्री का सबसे डोमिनेट एशेज सीरीज था। ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से व्हाइट वॉश करके इंग्लैंड का पूरा ईगो तोड़ दिया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। पॉन्टिंग के ऑस्ट्रेलिया को कोई रोक नहीं सकता। 2007 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये ऑस्ट्रेलिया टीम अब भी अनबीटेबल है? क्योंकि शेन वॉर्न रिटायर हो चुके थे, ग्लेन मैकग्राथ अपना लास्ट टूर्नामेंट खेल रहे थे और दूसरी टीम्स भी इवॉल्व हो रही थी। मगर जब पॉन्टिंग का माइंडसेट क्लियर होता है तो अपोजिशन चाहे कोई भी हो, जीत ऑस्ट्रेलिया की होती है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर वर्ल्ड कप में तबाही मचा दी। फाइनल आया श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आया जिसे कोई भूल नहीं सकता, एडम गिलक्रिस्ट। एडम ने 149 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका था। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, एक बैटलफील्ड होता है। और जब बात आए माइंड गेम्स, स्लेजिंग और कंट्रोवर्सीज की, तो एक नाम हमेशा सामने आता है। ये वो फेज था जब पॉन्टिंग सिर्फ एक कैप्टन नहीं, एक वॉरियर बन चुका था, जो हर मैच को एक बैटल की तरह देखता था। 2008 से लेकर 2010 तक का टाइम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए सिर्फ विक्ट्रीज का नहीं था, यह एक ऐसा पीरियड था जो कंट्रोवर्सीज, स्लेजिंग और हीटेड बैटल से भरा पड़ा था। क्रिकेट का असली रंग तब दिखाई देता है जब इमोशंस पीक पे होते हैं। और रिकी पॉन्टिंग वो बंदा था जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, मेंटल वॉर भी खेलता था। दोस्तों, अगर क्रिकेट हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा हेडलाइंस में रही है तो वो थी मंकी गेट स्कैंडल। 2008 का सिडनी टेस्ट, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सिडनी का यह मैच हर एंगल से कंट्रोवर्शियल था। बैड अंपायरिंग डिसीजंस, स्लेजिंग और एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस तक पहुंच चुकी थी। हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच एक वर्बल स्पैट हुआ, जिसमें साइमंड्स ने हरभजन पे रेशियल स्लर का इल्जाम लगाया। इस कंट्रोवर्सी में रिकी पॉन्टिंग का रोल सबसे बड़ा था, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को फुल सपोर्ट दिया और हरभजन के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च की। मगर ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक प्लेयर की नहीं थी, ये दोनों टीम्स के बीच एक साइकोलॉजिकल बैटल का हिस्सा बन चुकी थी। आखिरी में हरभजन सिंह को बैन होने से बचाया गया। दोस्तों, अगर क्रिकेट में कोई सबसे इंटेंस राइवलरी है तो वो है एशेज सीरीज। और जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सामने हो तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, वर्बल बैटल्स भी चालू होती है। 2009 की एशेज सीरीज में स्लेजिंग एक नए लेवल पे पहुंच चुकी थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, स्पेशली पॉन्टिंग, अपोजिशन को माइंड गेम्स में फंसाने में एक्सपर्ट हो चुके थे। एक मैच में पॉन्टिंग ने इंग्लैंड के केविन पीटरसन को कांस्टेंट टॉन्ट्स दिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि केविन पीटरसन फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, यही तो स्लेजिंग का असली मैजिक होता है। मेंटल गेम जीत लो तो मैच भी जीत लो। मगर दोस्तों, इस सीरीज का एंड पॉन्टिंग के लिए एक नाइटमेयर था। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया और ये एक शॉकिंग डिफीट थी जो ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस के खिलाफ एक स्टेटमेंट बन गई। पॉन्टिंग के करियर का ये वो फेज था जब कंट्रोवर्सीज के साथ साथ फॉर्म में डिक्लाइन होने लगी। और इस पीरियड में एक और बड़ा मूवमेंट आया, अंपायरिंग डिसीजन से क्लैशेस। 2010 एशेज में मेलबर्न टेस्ट के दौरान पॉन्टिंग एक रॉन्ग डिसीजन के अगेंस्ट गुस्सा हो गए और अंपायर से एग्रेसिव आर्गुमेंट कर बैठे।
यह मोमेंट इतना बड़ा था कि आईसीसी ने उनके ऊपर फाइन लगा दिया। दोस्तों, एग्रेशन एक कैप्टन का सबसे बड़ा वेपन होता है, मगर जब वो एग्रेशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वही चीज डाउनफॉल हो सकती है, और पॉन्टिंग के साथ यही हो रहा था। हर एक चैंपियन का एक पीक होता है और हर पीक के बाद एक डिक्लाइन। ये कहानी है रिकी पॉन्टिंग की डाउनफॉल की, एक ऐसे क्रिकेटर की जो कभी अनबीटेबल था मगर फिर एक ऐसे फेज में आ गया जिसमें क्रिटिसिज्म, बैड फॉर्म और कैप्टेंसी लॉस उनकी नई रियलिटी बन गया। 2011 वर्ल्ड कप यह एक आखिरी मौका था पॉन्टिंग के लिए अपनी कैप्टेंसी लेगेसी को सेव करने का। ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गया मगर वहां इंडिया ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। 2011 वर्ल्ड कप के बाद प्रेशर इतना बढ़ गया कि पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया की कैप्टेंसी छोड़नी पड़ी। यह एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। जो आदमी टीम को 2 बार वर्ल्ड कप जिता चुका था वो अब लीडरशिप रोल छोड़ रहा था। रन्स नहीं आ रहे थे, फॉर्म गिर रही थी। हाँ, रिकी पॉन्टिंग का डाउनफॉल हुआ, कैप्टेंसी चली गई, फॉर्म भी गई, मगर उन्होंने क्रिकेट को एक एग्रेशन, एक एटीट्यूड और एक डोमिनेशन का नया लेवल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि कैसे रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर मेरी ऑल टाइम बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो।